इस शख्स की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए मैं तो गूंग ही रह गया। पल भर में आने वाले हालात की एक झलक ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। तैयारे गैर में गिरफ्तार होने वाले फिर मुश्किल से ही दोबारा सलाखों के पार निकल पाते हैं। सेठ हाबिज जैसे शख्स से कुछ भी तवक्का की जा सकती थी। हो सकता है इसने हमेशा के लिए मेरा बंदोबस्त करने की गर्ज से मुझे जाली वीज़ा ही लगवा कर दिया हो। मैंने हमेशा इसकी आंखों में अपने लिए एक अजीब सी नफ़रत देखी थी। ये वैसी नफ़रत नहीं थी जो बाकी सारे लोग मेरी बदसूरती की वजह से मुझसे महसूस करते थे। यह दावत कुछ अलग ही थी। मुझे याद है जब मैं अपना वीज़ा लगा पासपोर्ट सेठ आबिद के दफ्तर से उठाने के लिए गया था तो इसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा था, लुबना तुम्हारी शायरी की बड़ी आशिक है। सच पूछो तो अगर मैंने तुम्हें ना देख रखा होता तो ज़रूर तुम्हें अपने रकीबों में शुमार कर लेता। अब मैं इससे क्या बताता कि रकीब होना मेरा नसीब होता तो फिर बात ही क्या थी। मगर बहरहाल सेठ हाबिद मेरे अल्फाज का रकीब तो था और इसके लिए इतनी रकाबत भी काफ़ी थी शायद। मैं चुपचाप खड़ा अपनी गिरफ्तारी का इंतज़ार कर रहा था। ओ यार, तुम संजीदा ही हो गए। मुझे पहचाना नहीं? रफ़ीक हूँ मैं, उस्ताद मस्ताने का दूर का भांजा। मैंने चौंक कर गौर से दोबारा इसे देखा। उस्ताद के बताए हुए हुलिये से तो ये अक्सर मुख्तलिफ था। वो रफ़ीक मेरी उलझन समझ गया। अरे यार, उस्ताद ने मुझे 15 साल पहले देखा था जब मैं फीका हुआ करता था, एक कमज़ोर लागर और नकारा समूह बसोरता लड़का। मगर ये दुबई है प्यारे, अच्छे अच्छों की काया पलट देता है। अब मुझ ही को देख लो। रफ़ीक ने अपनी जेब से उस्ताद की एक साथ खींची हुई पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर निकाली। वो वाकई बहुत बदल गया था। अरबी लिबास, ऊंचा कद, भरा हुआ जिस्म और रंगत। कौन कह सकता था कि वही पुराना फीका है जो चंद साल पहले पाकिस्तान से दुबई के इस सहरा में किस्मत आजमाई के लिए उतरा होगा। मैंने शिकायत की, बहुत अच्छा इस्तकबाल किया तुमने, जान ही निकाल कर रख दी मेरी। वो ज़ोर से हंसा। माफ़ करना यार, मजाक अपनी पुरानी आदत है। वैसे तुम एयरपोर्ट के इस कोने में जिस तरह सहमे और डरे हुए छुपे खड़े थे, तुम्हें देखकर कोई भी ये सोच सकता था कि तुम गैर कानूनी तरीके से दुबई आए हो। हम दोनों गेट नंबर 17 के सामने वाले बड़े सतून के पास खड़े थे। दुबई आने से पहले फ़ोन पर रफ़ीक के साथ यही जगह मिलने के लिए तय हुई थी। एयरपोर्ट पर एक ना ख़त्म होने वाली भीड़ थी। भांत भांत के लोग, मर्दोज़न का एक सैलाब, जहाँ किसी को किसी की तरफ देखने या इस पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं थी। हर कोई अपने आप में गुम किसी अनजानी सी मंजिल की तरफ रवां था। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ तो ख़ुद को गुम कर देने के लिए हमेशा किसी जंगल या वीराने की ज़रूरत नहीं होती। इंसानों का हजूम भी खुद को खो देने के लिए बड़ा कारआमद साबित होता है। रफ़ीक मेरे मना करने के बावजूद मेरा सामान उठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकल आया। वो मुझसे उम्र में 3-4 साल बड़ा ही होगा, मगर इस वक्त वो मेरे लिए एक मुकम्मल बुजुर्ग का रूप धारे मुझे मुख्तलिफ नसीहतें कर रहा था। यहाँ के अरबी लोग बड़े मगरूर, उजड़ और जाहिल होते हैं। इन्हें ख़ुद को दूसरों से बरतर समझने का खप्त है, इसलिए इनके मुंह लगने से परहेज़ करना, वरना ये अपने बंदे का कसूर होते हुए भी तुम्हें को ख़तावार समझेंगे और अगले जहाज़ में बिठा कर तुम्हें वापस पाकिस्तान रवाना कर देंगे। मुझे भी एक उम्र हो गई है इनके ये नाज नखरे उठाते और इनका ये खप्त बर्दाश्त करते। गाली इनकी ज़ुबान पर आते देर नहीं लगती और अपने अलावा दूसरी सभी अक़वाम को ये अपना खादम तस्वर करते हैं। ख़ास तौर पर हम मज़दूर तबका लोगों को तो हर पल इनका ग़ुलाम बनकर ही यहाँ गुजारा करना पड़ता है। लिहाजा दिमाग हमेशा ठंडा रखना। रफ़ीक ना जाने क्या कुछ कहता रहा और मैं हैरत से सहरा में सजे इस शहर को देखता रहा, जिसे देखकर ना जाने क्यों मुझे पहली ही नज़र में ये एहसास हुआ था जैसे चंद बुद्धों ने सहरा में चलते चलते कुछ देर खेल तमाशे के लिए ऊंची इमारतों और कशादा सड़कों का ये मेला सजाया है। अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी तो वो बुद्धू अपने खैमों समेत ये नकली शहर भी उखाड़ कर चलते बनेंगे। जैसे साहिल पर खेलते बच्चे दिन भर गीली रेत से घरौंदे बनाकर इन्हें खुश करते हैं और फिर शाम को जब इनकी माएँ वापसी के लिए आवाज़ लगाती हैं तो वो जाते जाते पैरों से अपना ही बनाया शहर मसम्मार करके चले जाते हैं। मुझे दुबई भी ऐसे ही चंद शरारती बच्चों का बनाया हुआ आर्जी सा शहर लग रहा था। रफ़ीक मुझे जिस आलीशान और लंबी सी गाड़ी में लिए चौड़ी सड़कों पर जिस तेज़ी से दौड़े जा रहा था, मैंने इस गाड़ी के डैशबोर्ड पर हाथ फेरकर रफ़ीक से कहा, गाड़ी तो बड़ी कमाल है,
अपनी है या? रफ़ीक ने ज़ोरदार कहका लगाया। फ़िलहाल नहीं, मगर एक दिन अपनी भी हो जाएगी। मेरे मालिक की गाड़ी है प्यारे, हम तो सिर्फ ड्राइवर हैं। मालिक की ड्राइवरी करके रोज़ी कमाते हैं। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई किसी रहायशी इलाके में दाखिल हो गई, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतों में बहुत सारे छोटे फ्लैट्स बने हुए थे। रफ़ीक इसी इलाके में रहता था। हम इसके छोटे से मगर साफ़ सुथरे फ्लैट में दाखिल हुए तो इसने फ़ौरन चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। फ्रिज में खाने पीने का सारा सामान पड़ा है, खाना गर्म करके खा लेना। मुझे कुछ देर में वापस जाना होगा। मालिक से सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ, रात को बाकी बातें होंगी। रफ़ीक लपक छपक कर चाय पूरी प्याली 2 घूंट में हलक से उतार कर वहाँ से चलता बना। बहुत खुले दिल का लड़का था रफ़ीक, बिल्कुल उस्ताद मस्ताना की तरह। मुझे वो सब याद आते तो मैं एकदम उदास हो गया। मैंने ज़िंदगी में कभी घर से बाहर इतनी दूर वक्त नहीं गुजारा था। हम इंसान भी कितने फरामोश होते हैं। ज़रा सी दूरी हमें माजी का हर अजाब भुलाकर फिर अपने इस माजी को याद करके आहें भरने पर मजबूर कर दे। जब मैं अपने घर में था तो तब भी मैंने वहाँ कौन से अच्छे दिन देखे थे, मगर आज चंद हज़ार मील का फासला तय करते ही मुझे इसी घर और इन्हीं गलियों की याद सताने लगी थी, जहाँ मुझे हर पल किसी नई जिल्लत का सामना रहता था। जब एक दिन हमें यह सब कुछ छोड़ ही जाना होता है तो फिर हम इन दरो दीवार, रास्ता, शजर और आसपास के माहौल और रिश्तों से इतना जुड़ क्यों जाते हैं कि ज़रा सी दूरी खुद हमें तोड़ के रख देती है। ये दुनिया अगर आर्जी पड़ाव है तो अपने साथ आर्जीपन का एहसास लेकर क्यों नहीं आती। अगले 1-1.5 हफ्ते में रफ़ीक ने भागदौड़ करके मुझे एक तामीराती कंपनी के ज़रिए काम पर लगवा दिया। फ़िलहाल मेरे पास 3 माह का काम करने का वीज़ा था, मगर रफ़ीक ने वादा कर रखा था कि वह अपने मालिक से मेरी सिफारिश करवा कर इसे साल भर के वीज़े में तब्दील करवा देगा, और अगर मैंने मेहनत और ईमानदारी से अपना काम जारी रखा तो इस मुद्दत में साल ब साल तोसी भी होती रहेगी। मुझे एक ज़ेरे तामीर इमारत की 15वीं मंजिल में वेल्डिंग प्लांट पर काम करने की मजदूरी मिली थी। मैं और रफ़ीक सुबह सवेरे अपने अपने कामों पर निकल जाते और रात के हमारी वापसी होती तो आमतौर पर हम दोनों ही थकन से इस कदर चूर होते कि हमें बात करना भी किसी भारी बोझ उठाने के मानद लगता था। महीना भर जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अपने मुल्क की साल भर की कमाई से भी कुछ ज़्यादा रुपए मेरी मुट्ठी में बंद थे, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन पैसों का क्या करूँगा। इस रोज़ रफ़ीक को भी तनख्वाह मिली थी, लिहाजा शाम को इस खुशी में वो मुझे दुबई दिखाने के लिए अपने मालिक की गाड़ी मांग लाया। दुबई की ढलती शाम में तब्दील होती रात, रंग और नूर की बरसात, हर चेहरा धुला हुआ, हर इमारत जगमगाती सी, चमकते रास्ते, खुशियों से सरशार जोड़े बाहों में बाहें डाले इस दिलरुबा शहर की एक और शाम से ज़िंदगी के जाम कशीद करते हुए खुश नसीब लोग। ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, इस बात का एहसास मुझे इस शाम हुआ। हर सांस से ज़िंदगी निचोड़ लेने को जीना कहते हैं, मगर हम जैसे मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। रफ़ीक ने मुझे यूं गुमसुम बैठे देखा तो चुप ना रह सका। क्या बात है शहज़ादे, कहाँ खो गए हो? दुबई शहर देखो, शहर की रौनकें देखो, मैंने चिढ़कर इसे जवाब दिया। एक तो तुम मुझे ये शहज़ादा ना कहा करो, मुझे लगता है बाकी सब की तरह तुम भी मेरा मजाक उड़ाते हो। रफ़ीक ने मुझे गौर से देखा। तुम तो वाकई बुरा मान गए। अच्छा चलो, मैं तुम्हारा दिल बहलाने के लिए दुबई के सबसे बड़े क्लब में लिए चलता हूँ। वैसे तो वहाँ का दाखिला टिकट ही हम दोनों की साल भर की कमाई से ज़्यादा का है, मगर मेरे मालिक की वजह से हमसे कोई टिकट का नहीं पूछेगा। मैंने हैरत से रफ़ीक को देखा। क्यों, तुम्हारे मालिक की जान पहचान है क्लब वालों से? रफ़ीक ज़ोर से हंस पड़ा। अरे नहीं, वो क्लब भी मेरे मालिक का ही है। ना सिर्फ ये कि क्लब, बल्कि ऐसे ना जाने कितने क्लब और होटल मेरे मालिक की कंपनी के पास हैं। कोई हिसाब नहीं है इसकी दौलत का। कहते हैं कि आज अगर वो अपना हर काम और कारोबार बंद करके हाथ पर हाथ रख कर घर में बैठ जाए और आइंदा सारी ज़िंदगी रोज़ाना लाखों दरहम उड़ा देता है, तब भी इसकी नस्लें ताक़यामत ऐश करती रहेंगी। रफ़ीक अपने मालिक के बारे में बताता रहा और गाड़ी साहिल किनारे दौड़ती हुई एक अज़ीमुश्शान क्लब में दाखिल हो गई। मेरे लिए ये सब कुछ एक तिलिस्म जैसा था। कई मंजिला इमारत के लिए हर मंजिल पर कार पार्किंग बनाई गई थी और हर मंजिल किसी अलग खेल या तफरीह के लिए मखसूस थी। इमारत के अंदर ही होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, गोल्फ, स्नूकर क्लब्स, शॉपिंग प्लाजा, सिनेमा थिएटर, जुए खाने, बार, रक्स गाहें, कैफ़े और ना जाने क्या कुछ आबाद था। क्लब क्या था, पूरा एक शहर था।
जैसे 50 मंजिला इमारत में सुमो दिया गया था। छत पर फल्की निज़ाम और मुख्तलिफ सियारों और सितारों को देखने वाला एक पूरा हाल बनाया गया था, जहाँ बड़ी बड़ी दो हेकल दूरबीनों के ज़रिए चांद सितारों का मुआयना किया जा सकता था। इंसान की हवस भी लामहदूद है। सारी ज़मीन तस्खीर कर लेने के बाद अब इसकी नज़र चांद और सितारों पर रहती है। अच्छा है, कुदरत ने हर इंसान की तिब्बी ज़िंदगी और मौत का अपना एक पैमाना मुकर्रर कर रखा है, वरना इन हज़रत इंसान से कुछ بعید नहीं था कि वो फलक और फर्श के मिलाने वाली कोई लिफ्ट ईजाद करके खुद अपना हिसाब किताब करवाने अर्श पर उतरता। क्लब और बार इतने पुरहजूम थे कि तल धरने की जगह ना थी। जुए खानों और बड़े कैसीनों के बाहर इंतज़ार करने वालों की लंबी कतारें हाथ में टोकन लिए खड़ी थीं। मैंने रफ़ीक से जब इस हैरत का इजहार किया कि ये क्लब तो किसी तौर एक इस्लामी मुल्क का हिस्सा नहीं लग रहा, तो रफ़ीक ने हस्बे मामूल एक जानदार कहका लगाया और सर झटक कर बोला, इस्लामी मुल्कों में क्लब नहीं हुआ करते। दुबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ तुम्हें हर मज़हब का पैरोकार मिलेगा। यह अब इस पैरोकार की मर्ज़ी है कि वो अपने मज़हब को किस हद तक बरतता है। आबिद और जाहिदों के लिए मस्जिदें खुली हैं और रंदों के लिए शराब खाने। वो कहते हैं ना, रंद के रंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। तो बस वही मामला यहाँ भी है। क्लब की हर मंजिल पर हुस्न का जलवा इस कसरत से बिखरा हुआ था कि इसे अपनी महदूद बसारत में समेटना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। रफ़ीक मुझे कैसीनो के अंदर ले गया। वहाँ मुझे पैसे की रेल पेल में देखकर चकरा ही तो गया। मज़हब इंसान को जिस चीज़ से मना करता है, जाने इस अमल को कुदरत इंसानों के लिए इसी कदर पुरकशिश क्यों बना देती है। शायद यही गुनाह और सवाब का बुनियादी फ़लसफ़ा है और इसी जबर पर सज़ा जज़ा का सारा दारोमदार होता है। मगर फ़िलहाल तो इस क्लब में लोग पांसे फेंक रहे थे और कुम्हारबाजी के नशे में मसरूर रोज़ सज़ा और जज़ा का हर फ़लसफ़ा भुला कर बस इन लम्हों को जी रहे थे जो इन्हें मुयस्सर थे। मसला तो मुझ जैसों का था जो गुनाह करते वक्त सवाब की तरह कंजूसी कर जाते और कार सवाब भी डर डर कर किसी गुनाह की तरह करते। हम कैसीनो से बाहर निकल रहे थे कि अचानक क्लब में एक हलचल सी मच गई। सभी अमला एकदम चाको चौबंद हो गया और मुहावजों की दौड़ें लग गईं। पता चला कि क्लब का मालिक और रफ़ीक का आका बहरोज़ करीम वहां आ चुका है। मैं भी रफ़ीक और बाकी सारे नौकरों के साथ एक जानिब कतार में खड़ा हो गया। बहरोज़ हाल में दाखिल हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। वो ढलती उम्र का एक दीदा ज़ेब शख्स था, मगर भी लिबास में मलबूस, हाथ में हवाना का कीमती सगार, हीरे से जरी टाई पिन और कफ लिंक्स, अमरीकी डिज़ाइन सूट और मैचिंग जूते। आंखों में एक अजीब सी वहशत, उदासी, खोया खोया सा वो शख्स वाकई किसी अजीम सल्तनत का सुल्तान लग रहा था। जैसे दौलत हर किसी को रास नहीं आती, वैसे ही अमीरी भी हर किसी के साथ नहीं जचती। मैंने बहुत से अमीरों को फ़कीरों से बदतर शख्सियत लिए फिरते देखा था, मगर बहरोज़ करीम पर अमारत टूट कर बरसती महसूस हो रही थी। इसके इर्द गिर्द स्टाफ, मैनेजर्स और मुहावसों का एक हजूम था, मगर फिर भी वो क्लब के नौकरों के सलाम का जवाब खंदा पेशानी से देते हुए आगे बढ़ता रहा। रफ़ीक ने मुझे बताया कि जिस रात बहरोज़ अपने किसी होटल या क्लब का दौरा करता है, वो रात वहाँ के अमले के लिए शब बारात बन जाती थी, क्योंकि इस रात इन सब को एक माह की तनख्वाह के बराबर बोनस मिलता था और इस मखसूस क्लब की हर मंजिल पर मौजूद सभी फ़र्द बहरोज़ के मेहमानों के तौर पर बढ़ते जाते थे। इनका हर पल, हर खर्चा, हर बिल बहरोज़ की तरफ से अदा किया जाता था। बार में जाम के जाम लुंढाए जाते थे और कसीनों में हर फर्द को हज़ारों रियाल मालियत के टोकन मुफ्त फराहम किए जाते थे। सभी के लिए दावत आम होती थी। मैं हैरत से रफ़ीक की यह सारी राम कहानी मुँह खोले सुन रहा था कि अचानक बहरोज़ हमारे करीब से गुजरा तो रफ़ीक ने जल्दी से सलाम किया। बहरोज़ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया तो रफ़ीक ने मौका गनीमत जानकर तेज़ी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच कर कतार में आगे कर दिया। ये मेरा दोस्त परीज़ाद है मालिक, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से आया है यहाँ मजदूरी करने के लिए, इसका सलाम भी कबूल कीजिए। बहरोज़ ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। क्या नाम बताया तुमने? मैं चुप रहा। रफ़ीक ने जल्दी से मेरा नाम दोहराया, परीज़ाद मालिक। बहरोज़ की मुस्कुराहट गहरी हो गई। खूब
इसे काम ना मिले तो फैक्ट्री के मैनेजर मुस्तफ़ा के पास भेज देना। बहरोज़ मुख्तसर से बात करके आगे बढ़ गया और मैं हैरत से रफ़ीक को देखता रहा। तुम्हारा मालिक तो उर्दू बोल लेता है, रफ़ीक ने हंस कर जवाब दिया। दुबई में सभी अरबी नहीं बोलते। मेरे मालिक हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तकसीम के बाद इनके माँ बाप यहाँ दुबई में आकर बस गए थे। हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नौकरों से वो उर्दू में ही बात करते हैं। क्लब से वापसी पर रफ़ीक मुझे बहरोज़ करीम की कामयाबी की दास्तान सुनाता रहा कि कैसे कामयाबी की सीढ़ियाँ तय करते करते आज वो दुबई के बिज़नेस वर्ल्ड के आसमान का तारा बन चुका है। बहरोज़ करीम की इस अफसानवी कामयाबी से मुतल्लिक बहुत सी पुरअसरार कहानियाँ भी मशहूर थी। मसलन ये कि वो अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता और इसकी वजह चेहरे के पीछे एक सफ़ाक शख्स छुपा हुआ है जो अपनी कामयाबी की राह में आने वाली हर शय को तहस नहस कर देता है। रफ़ीक बहरोज़ के बारे में बोलते बोलते अचानक स्टीयरिंग पर हाथ मारकर ज़ोर से हंस पड़ा। देख लो परिजात प्यारे, तुम्हें जिस नाम से इतनी चिढ़ है, आज वही नाम मेरे मालिक से तुम्हारे तारुफ का सबब बन गया। वरना बहरोज़ साहब ने आज तक किसी का नाम पलट कर दोबारा नहीं पूछा। वो कहते हैं ना, खुदा ने दुनिया में हर छोटी से छोटी चीज़ का भी कोई मकसद ज़रूर रखा है। भाई, मुझे तो तुम्हारे नाम का मकसद आज साफ नज़र आ रहा है। मगर घर पहुंचने के बाद सारी रात मैं बहरोज़ करीम के बारे में सोचता रहा। कोई इंसान आखिर इतनी बेतहाशा दौलत का क्या करता होगा। दौलतमंदों के दिन भी तो हम गरीबों की तरह 24 घंटों के ही होते हैं। वो भी हमारी तरह सोते जागते हैं। तो फिर बाकी बचे हुए चंद घंटों के लिए किसके पास कारून का ख़जाना और किसके हाथ खाली कशकोल क्यों होता है। अगले दिन रफ़ीक मुझे फैक्ट्री एरिया में ले गया। मैनेजर मुस्तफ़ा एक सख्त गिर और अक्खर मिजाज मिस्री था जो सिवाय काम की बात के दूसरी कोई बात करना पसंद नहीं करता था। इसने रफ़ीक को सर से पैर तक घूरा और अरबी में कुछ कहा। इतने सालों में यहाँ रहते रहते रफ़ीक की अरबी भी काफ़ी रवां हो चुकी थी। रफ़ीक ने अरबी में मेरी तरफ इशारा करके कुछ कहा। मुस्तफ़ा ने मेरे कागजात तलब किए और 5 मिनट बाद हम इसके कमरे से बाहर खड़े थे। रफ़ीक ने मेरे कंधे पर हाथ मार कर कहा, चल प्यारे, तेरा काम तो बन गया। ये मैनेजर थोड़ा टेढ़ा आदमी है मगर है मालिक का ख़ास बंदा। अब ये तुम्हारे सारे इंतज़ामात यूँ चुटकी बजाने में कर देगा। मैंने इसे मालिक का हुक्म पहुंचा दिया है। इस दिन मुझे एक और बात पता चली कि बहरोज़ करीम की सल्तनत में तो सैकड़ों ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें एक रफ़ीक चलाता है। खुशकिस्मती से रफ़ीक कुछ अरसे तक बहरोज़ करीम के ज़ाती दफ्तर की गाड़ी चलाता रहा था, इसलिए बहरोज़ को रफ़ीक का चेहरा याद रह गया होगा। 5 रोज़ बाद मुझे रफ़ीक ने मुस्तफ़ा के दस्तखतों से फैक्ट्री का एक हुक्मनामा थमा दिया। मुझे खासी माकूल तनख्वाह पर फैक्ट्री की रात की शिफ्ट पर काम पर लगा दिया गया। काम कुछ मुश्किल नहीं था, बस लोहे और दीगर खाम माल का कंप्यूटर में इंदराज करना था और सप्लाई के वक्त चार्ट बनाना। मैं रात भर फैक्ट्री में ड्यूटी देकर सुबह घर वापस पहुंचता तो रफ़ीक जाने की तैयारी में होता। हम एक साथ चाय का एक एक कप अलग से नीचे उंडेलते और मैं सोने के लिए अपने कमरे की जानिब बैठ जाता। मेरी रातें जागने और दिन सोने लगे थे। इन दिनों मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि रात को इंसान की शख्सियत यकसर बदल जाती है। दिन का उजाला हमारी बहुत सी अनदेखी सलाहियतों को ख्वाब दीदा कर देता है। शाम ढलने के बाद हम ज़्यादा रोमान परवश, शफाफ और किसी हद तक निडर भी हो जाते हैं, या शायद मुख्तलिफ शख्सियात पर इस दिन और रात का भेद का कुछ मुख्तलिफ असर होता होगा। मैं फैक्ट्री में अपना काम रात के पहले पहर में ही मुकम्मल कर लेता था। फिर मैं होता और सहरा का तारों भरा आसमान मेरे साथ रात भर बातें करता। मैं घर से आए हुए ख़तों का जवाब नहीं देता था, अलबत्ता हर माह एक माकूल रकम घर भेज देता था। इस रात भी घर से एक ख़त आया देख रहा था कि फैक्ट्री के पिछले हिस्से में कुछ खटपट की आवाज़ें सुनाई थी। मैं तेज़ी से पीछे की जानिब लपका। चंद पुराने मजदूर कुछ लोहे की पेटियां एक गोदाम में संभाल कर रख रहे थे। मैंने इनसे तफसील पूछना चाहिए तो फोरमैन ने मुझे झिड़क दिया, मगर मैं खामोश बैठने वाला नहीं था। मैंने इन्हें तनबीह की कि अगर उन्होंने मेरी बात ना मानी तो मैं सुबह होते ही मैनेजर मुस्तफ़ा को इत्तला दे दूंगा। इतने में पीछे से मुस्तफ़ा की आवाज़ गूंजी, मैं यहीं हूँ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आज तो तुम्हारा ऑफ डे था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हम ये सारी गुफ्तगू अंग्रेज़ी में कर रहे थे। सच तो ये है कि मुस्तफ़ा को वहाँ देखकर मैं परेशान हो गया। आज वाकई मेरी छुट्टी थी, मगर एक साथी के बीमार होने की वजह से मुझे अचानक ड्यूटी पर आना पड़ा। मैंने मुस्तफ़ा को बताया कि शिफ्ट इंचार्ज के तौर पर मेरी ड्यूटी है, मैं हर चीज़ का बाकायदा इंतजाज
मुस्तफ़ा ने मेरी बात लापरवाही से टाल दी। ठीक है, तुमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। अब तुम्हारे इंचार्ज की हैसियत से मैं तुम्हें ये हुक्म दे रहा हूँ कि तुम वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ और ख़ामोशी से सुबह तक अपनी शिफ्ट ख़त्म करके चुपचाप वापस घर चले जाना। मुस्तफ़ा की आवाज़ खुरदरी और लहजा बहुत सख्त था। मैंने इस वक्त इन सब से बहस करना मुनासिब नहीं समझा, मगर मैंने सोच लिया था कि किसी भी तरह बहरोज़ करीम तक ये इत्तला ज़रूर पहुँचाऊँगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। बहरोज़ हफ्ते में एक आध बार इस फैक्ट्री का दौरा भी करता था। छठी रात जब मैंने अहाते के बाहर बहरोज़ करीम के स्क्वाड की गाड़ियों को रुकते देखा तो मैं तेज़ी से हॉल के गेट पर आकर खड़ा हो गया। मुस्तफ़ा भी बहरोज़ के साथ साथ चलता हुआ इसके काम के बारे में कुछ तफसीलात बता रहा था। मुझे रास्ते में खड़े देखकर मुस्तफ़ा के माथे पर बल पड़ गए। जब वो लोग राहदारी में मेरे करीब से गुजरे तो मैंने अचानक आगे बढ़कर बहरोज़ करीम को बराह रास्त मुखातिब करके कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है जनाब। बहरोज़ ने पलट कर मेरी तरफ देखा। इसके माथे पर बल पड़ गए।